नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मैं किसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने पढ़ा था राज्यपाल और उनकी शक्तियां। इसके बाद आज पढ़ेंगे हम मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री परिषद। जिस प्रकार से आपने देखा, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार होती है और उसी के अंतर्गत आपने केंद्र स्तर पर आपने देखा है कि मंत्री परिषद होती है, तो इसी प्रकार से राज्यों में भी मंत्री परिषद होती है। तो आपके केंद्र में जो है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है। मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है। ओके, जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग। मैंने बताया आपको कि हमने कल जो है राज्यपाल वाला चैप्टर पढ़ा, राज्यपाल व उसकी शक्तियाँ, लेकिन आज पढ़ेंगे मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री परिषद कि जिस प्रकार से केंद्र में मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 74 में। तो उसी प्रकार राज्यों में भी राज्य मंत्री परिषद होती है। कौन से अनुच्छेद में है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। राज्यों में जो मंत्री परिषद होती है उसका वर्णन अनुच्छेद 163 में किया गया है। ओके, अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी कि राज्यपाल की सहायता के लिए, या यहाँ पे लिख सकते हैं हम, राज्यपाल की सहायता के लिए राज्यपाल की मदद के लिए या सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 163 में कहा गया है। ओके, इसके बाद यहाँ पर कहा गया है अनुच्छेद 164 में, जस्ट उसके बाद अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि ये आपकी जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद के वास्तविक प्रमुख, जिस प्रकार से केंद्र में मंत्री परिषद के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री हैं, मंत्री परिषद के प्रमुख राष्ट्रपति, लेकिन वे नाम मात्र के हैं। वास्तविक जो प्रमुख हैं आपके, वे होंगे प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से राज्यों की जो मंत्री परिषद है उसके नाम मात्र के जो प्रमुख होते हैं वे राज्यपाल होते हैं, और वास्तविक जो प्रमुख हैं, वास्तविक प्रमुख आपके मुख्यमंत्री होंगे। तो जिस प्रकार से केंद्र में केंद्र की मंत्री परिषद के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसके वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है। और जिस प्रकार के कार्य केंद्र में प्रधानमंत्री के होते हैं, उसी प्रकार के कार्य राज्यों में मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। उसी प्रकार के कार्य राज्यों में मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। ओके, यानी कि जो आपकी मंत्री परिषद होती है राज्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 163 के तहत, उसके वास्तविक प्रमुख, जो वास्तविक हेड होते हैं, वे आपके मुख्यमंत्री होते हैं। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है? यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो चुका? ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का, राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। ओके, अब मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, जिस दल को विधानसभा में
जिस दल या पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होगा, बहुमत प्राप्त होगा, उस दल के नेता को, उस दल के नेता को राज्यपाल, मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं। यानी कि जिस दल को विधानसभा में, न कि विधान परिषद में, जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होगा उस दल के नेता को, उस दल के प्रमुख को मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्या मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि क्या मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। जल्दी से कमेंट करके अपने आंसर दें। क्या मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। देखो, जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा का दोनों में से कोई किसी भी सदन का सदस्य हो, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री घोषित किया जा सकता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो उसी प्रकार राज्यों में यदि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है, विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी का भी सदस्य है तो उसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। और यदि नहीं है तो वह 6 माह के अंदर दोनों में से किसी एक सदन का, उसको दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। ओके, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वे आपके विधानसभा के नहीं, विधान परिषद के सदस्य हैं। ओके, और जबकि मैं आपको बता दूं कि भारत के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद अर्थात दोनों सदन हैं। ओके, तो यूपी में भी दोनों सदन हैं। इसी प्रकार जो हैं विधान परिषद के सदस्य हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबका। किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो अपना सवाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं। जल्दी से कमेंट पर अपने कमेंट करके बताएं कि मुख्यमंत्री को शपथ व त्यागपत्र दोनों की एक ही साथ बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। देखिए, मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं वे आपके राज्यपाल दिलाते हैं। ओके, और राज्यपाल को ही ये अपना त्यागपत्र देते हैं। मुख्यमंत्री को, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को वहाँ के जो राज्यपाल होंगे वे ही शपथ दिलाते हैं और ये अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका। यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं कार्यकाल की। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्य रूप से तो वही बात है कि 5 साल का होता है। कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः रूप से
5 वर्ष 5 वर्ष होता है। सामान्य रूप से 5 वर्ष होता है, लेकिन यदि वे विधानसभा में अपना बहुमत खो देते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि वे विधानसभा में अपना बहुमत खो देते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल सरकार का विघटन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सरकार का विघटन कर देते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है? या किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी, यदि विधानसभा में मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो देते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल सरकार का विघटन कर सकते हैं, कर देते हैं। ओके। दूसरा, इसके बाद कह सकते हैं राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न। राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न। अब देखिए ये क्या होता है। जिस प्रकार से मैंने आपके राष्ट्रपति के संबंध में बताया था आपको कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न आपके प्रधानमंत्री रहते हैं, तो उसी प्रकार से राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न मुख्यमंत्री भी पद पर रहते हैं। वो ऐसी स्थिति में रहते हैं जब किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हुआ हो। जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न प्राप्त हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को या किसी भी पार्टी के जो दूसरे नंबर की पार्टी है या पहले नंबर की वोट प्राप्त करने में, उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और उससे एक निश्चित समय के लिए बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। एक निश्चित समय में अर्थात 15 दिन, 20 दिन या 1 माह के आसपास का टाइम देते हैं और उसमें कह सकते हैं कि आप बहुमत साबित करके दिखाइए। तो उनको एक निश्चित समय के लिए टाइम दिया जा सकता है। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अभी हाल फिलहाल में 2019 में ही महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। उससे पहले आपका आंध्र प्रदेश नहीं, वो था आपका कर्नाटका। उससे पहले कर्नाटक में हुआ, जहाँ पर राज्यपाल ने सबसे पहले दूसरे दल की पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी को मुख्यमंत्री घोषित किया, लेकिन उनको जो है उन पे बहुमत साबित करके नहीं दिखाया गया। उसके बाद फिर आपने कांग्रेस की पार्टी के जो नेता थे उनको वो जो है और वे मुख्यमंत्री बने वहाँ पर। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में सबसे पहले बीजेपी के आपके फडणवीस को, उसके बाद 2 दिन के बाद ही जस्ट आपके शिवसेना के जो नेता हैं उनको सरकार बनाने का न्योता दिया, ठीक है। और आज अभी फिलहाल वहाँ पर शिवसेना की ही सरकार है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना हो, तो स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न से मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जा सकता है। इनके मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी के नेता को अवसर दे सकते हैं। ओके। और एक निश्चित समय के अंदर उनसे कह सकते हैं कि आप जो है बहुमत साबित करके दिखाएं। ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ कार्यकाल को लेकर? मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर कंप्लीट हुआ यहाँ तक? किसी के मन में कोई डाउट हो किसी बच्चे के तो बता दें। चलिए, इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। ओके। जिनका वर्णन आपका अनुच्छेद
किसमें किया है? आर्टिकल 167 अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्य का वर्णन किया गया है। ओके, याद रखना है आपको। अनुच्छेद 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद, 164 में मुख्यमंत्री का वर्णन किया गया है और उसकी जो शक्तियां हैं, जो पावर हैं, उनका वर्णन अनुच्छेद 167 में किया गया है। ज़्यादा अनुच्छेद याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो मेन अनुच्छेद हैं उनको तो आप याद कर ही लें। ओके, तो यहाँ पर कार्य व शक्तियों का वर्णन किया गया है। किसकी? मुख्यमंत्री की। ठीक है, तो सीएम की, चीफ मिनिस्टर की पावर्स और उनके वर्क जो हैं, उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। ओके, कि मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं। देखो, जिस प्रकार से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के कार्य हैं, लगभग उसी सभी प्रकार के सारे कार्य मुख्यमंत्री को राज्यों में प्राप्त हैं। ठीक है, जैसे कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जो नेता होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री जो होते हैं, उन सब की नियुक्ति के लिए उनको सलाह देते हैं। किनको? राज्यपाल को। राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देना। ओके, यानी कि जितने भी मंत्री होते हैं राज्य सरकार के अंतर्गत, राज्य सरकार की जो मंत्रिपरिषद होती है उसके अंतर्गत जितने भी मंत्री होते हैं, उन सब की नियुक्ति की सलाह राज्यपाल को मुख्यमंत्री ही देते हैं। इसके बाद राज्यपाल को सूचित करके, या उनकी जो जितने भी राज्यपाल की पावर हैं, जो राज्यपाल के कार्य हैं, उन सभी का प्रयोग भी मुख्यमंत्री ही इनडायरेक्ट रूप से करते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का पावर, लगभग सारी शक्तियों का पावर यूज़ आपके प्रधानमंत्री करते हैं, उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की लगभग सभी शक्तियों का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल करते हैं। ओके, राज्यपाल अप्रत्यक्ष रूप से सभी शक्तियों का प्रयोग, राज्यपाल की सभी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इसके बाद जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। ओके, इसके बाद जो मंत्रियों को, चलो, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद जो मंत्रियों को विभाग दिए जाते हैं, मंत्रियों को विभाग आवंटित करना, आवंटित मतलब बांटना, आवंटित करना। ठीक है, या किसी मंत्री को उसके पद से हटाना है, या किसी मंत्री को उसके पद से हटाना है, या उसके पद को बदलना है, तो उसकी सलाह भी राज्यपाल को मुख्यमंत्री ही देते हैं और उनका पद चेंज कर दिया जाता है या विभाग चेंज कर दिया जाता है। ओके, इसके बाद केंद्र के साथ सम्मेलन या बैठकें जो होती है, केंद्र के साथ राज्यों की जितनी भी बैठकें होती हैं, उन सब में भाग लेना, केंद्र के साथ सम्मेलन या बैठकों में भाग लेना, केंद्र के साथ सम्मेलन
या बैठकों में भाग लेना आदि इसी प्रकार के सभी कार्य मुख्यमंत्री के होते हैं। ओके, तो ये आपके मुख्यमंत्री के कार्य और उनकी जो शक्तियां हैं उनका वर्णन किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का वर्णन करता है। ओके, जबकि 163 और 64 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद और 164 में मुख्यमंत्री के पद का वर्णन किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यों में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके बाद अनुच्छेद 164 कहता है कि आपकी जो ये मुख्य मंत्रिपरिषद है, जो राज्यों की मंत्रिपरिषद है, इसके वास्तविक प्रमुख या वास्तविक हेड जो होंगे वे मुख्यमंत्री होंगे। ओके, क्लियर है सभी का? किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो बताएं। ये हुई कुछ मुख्यमंत्री से संबंधित बातें। इसके बाद बात करते हैं राज्य मंत्रिपरिषद की। जल्दी से कमेंट करके बताएं, राज्य मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 2 से 3 बार बता चुका हूं अभी मैं। राज्य की जो मंत्रिपरिषद है, राज्य मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। ओके, और देखिए मंत्रिपरिषद की जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वे कौन करते हैं? राज्यों की जो मंत्रिपरिषद है इसके मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की या मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, उसी प्रकार राज्यों में राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। यानी कि जिनके नाम मुख्यमंत्री अनाउंस करेंगे या जो लिस्ट देंगे उनको, या जिनके नाम सुझाएंगे, जिनकी सलाह देंगे, उन्हीं व्यक्तियों को राज्य के मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्री बनाए जाएंगे। अब राज्यों में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। जिस प्रकार केंद्र में 3 मंत्री होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में भी मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, इनको बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं। यानी कि जिनको बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जो बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं वे कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नंबर 2, राज्य मंत्री। ये मैंने आपको एक चैप्टर में बताया था, आपका कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का करके एक चैप्टर पढ़ा था मैंने आपको, कंप्लीट उसमें डिटेल में बताया था। फिर यहाँ भी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर राज्य मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1, कैबिनेट मंत्रियों के सहायक। कैबिनेट मंत्री के सहायक। नंबर 2, नंबर 1। नंबर 2 पे हुआ स्वतंत्र प्रभार मंत्री। अब देखिए यहाँ पे तो वे मंत्री आते हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी जो हेल्प करते हैं वे होते हैं कैबिनेट मंत्रियों के सहायक बोलते हैं उनको, वे भी राज्य मंत्री ही होते हैं। इसके बाद जो मंत्रालय कैबिनेट मंत्रियों से बच जाते हैं वे मंत्रालय स्वतंत्र होते हैं, तो उनको जो है स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री होते हैं उनको दिए जाते हैं। ओके, इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं आपके उपमंत्री। ठीक है, उपमंत्रियों के कार्य क्या हैं जल्दी से बताएं। उपमंत्री, देखो उपमंत्री के कार्य, जो
कैबिनेट मंत्रियों के कार्य होते हैं तो उन्हीं के विभाग के अंतर्गत, यानी कि कैबिनेट मंत्रियों के विभाग के अंतर्गत विभाग के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को उपमंत्री करते हैं। ठीक है, कैबिनेट, ये हम राज्य मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से केंद्र में भी है और उसी प्रकार राज्यों में है। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री यों के विभागीय कार्य ये जो हैं कैबिनेट मंत्रियों के जो विभाग होते हैं उन्हीं से संबंधित उनके कार्य करते हैं। कौन? उपमंत्री। ओके, तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं आपके मंत्रिपरिषद के अंतर्गत, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ओके, चलिए अब इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है। अच्छा देखिए, जो आपके राज्य मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं अर्थात जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों का कार्यकाल भी मुख्यमंत्री के समान ही होता है। वैसे तो ये हैं आपके राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री चाहें इनके विभाग को बदल सकते हैं या इनसे मंत्रालय छीन सकते हैं। ओके, वैसे तो सामान्य रूप से ये 5 वर्ष तक भी रह सकते हैं, लेकिन यदि मुख्यमंत्री को लगता है कि इनके विभाग बदलने हैं तो विभाग बदल सकते हैं, राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। और यदि मुख्यमंत्री को लग रहा है कि इनको अब मंत्री पद से हटाकर किसी दूसरे को बनाना चाहिए या दूसरे को बनाना है तो उनको कभी भी हटा सकते हैं। इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। ओके, ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया। मैंने बताया मंत्रिपरिषद का वर्णन आपका अनुच्छेद 163 में किया गया है और जबकि मुख्यमंत्री का वर्णन अनुच्छेद 164 में किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 167 में किया गया है। 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार की कार्य और शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास है केंद्र में, उसी प्रकार के कार्य और शक्तियाँ राज्य को, मुख्यमंत्री को राज्यों के अंतर्गत दी गई हैं। लगभग सभी उसी प्रकार के, उन्हीं के समान उनके कार्य हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं। मैंने बताया आपको कि राज्य मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, जो बड़े मंत्रालय होते हैं वे कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है आपका राज्य मंत्री। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्रियों के सहायक, नंबर 2 स्वतंत्र प्रभार मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों के सहायक जो कैबिनेट मंत्रालय होता है उन्हीं के कार्य करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करने के लिए होते हैं राज्य मंत्रियों के अंतर्गत कैबिनेट मंत्रियों के सहायक। इसके बाद दूसरी तरफ आते हैं नंबर 2 पे स्वतंत्र प्रभार मंत्री। स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को जो विभाग कैबिनेट मंत्रियों से बच जाते हैं, जो विभाग कैबिनेट मंत्रियों से बच जाते हैं वे विभाग स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को दिए जाते हैं। ओके, तो इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं आपके मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही उपमंत्री। देखिए, जो कैबिनेट मंत्रियों के जो विभाग हैं उसका जो विभागीय कार्य है, विभागीय कार्य को करने का जो कार्य है उपमंत्रियों का होता है। यहाँ तक सभी का क्लियर है? मंत्रिपरिषद को लेकर कोई डाउट नहीं होगा किसी के मन में? सभी बच्चों का यहाँ तक क्लियर हो चुका? मंत्रिपरिषद को लेकर सभी बच्चों का क्लियर हो चुका या किसी के मन में कोई शंका हो तो बताएं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में ही कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, जो आपकी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद विधानसभा, मंत्रिपरिषद का मतलब है जितने भी मंत्री हैं। मंत्रिपरिषद में कौन है? मंत्री हैं। ठीक है, तो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा के। मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री हैं वे सभी जो हैं या सामूहिक रूप से पूरी मंत्रिपरिषद सभी मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस चीज़ को याद रखना है आपको कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि विधान परिषद के।
मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों होती है विधानसभा के प्रति? न कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, चाहे वह सदस्य विधान परिषद का ही क्यों न हो। कोई मंत्री या मुख्यमंत्री विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वह विधानसभा का ही सदस्य हो। लेकिन मंत्री परिषद या जितने भी मंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री है या जो मंत्री है जो विधान परिषद का सदस्य है और विधान परिषद के सदस्य के साथ साथ वो मुख्यमंत्री है या मंत्री है, वह विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा। क्यों? क्योंकि जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है सरकार को, तभी तक वह सत्ता में रह सकते हैं, नहीं तो सरकार का विघटन कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्यों में जो सरकार का विघटन करते हैं, विधानसभा का जो विघटन करते हैं, वे आपके राज्यपाल करते हैं, न कि आपके राष्ट्रपति केंद्र में करते हैं, राज्यों में राज्यपाल करते हैं। ओके। और मंत्रिपरिषद के जितने भी नेता हैं या पूरी मंत्रिपरिषद सभी के सभी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि विधानसभा जनता का सदन है। जनता का सदन कह सकते हैं, निम्न सदन कह सकते हैं, अस्थायी सदन कह सकते हैं, लोकप्रिय सदन कह सकते हैं। क्योंकि जब ये विधानसभा के जो सदस्य हैं ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं और ये वोट मांगने के लिए आपके जनता के बीच में जाते हैं, इसलिए जवाबदेही जो बनती है विधानसभा के सदस्यों की बनती है। जब हम मान के चलो कि कोई हमारे क्षेत्र का विधायक है तो उसको हमने चुना वोट देके, और अगर कोई कार्य नहीं किया तो हम उसी को तो कहेंगे। लेकिन आपने देखा नहीं होगा कभी भी विधान परिषद के सदस्यों को कोई कुछ नहीं कहता, चाहे वे कोई कार्य करें या न करें, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से चुने जाएं। विधानसभा या राज्यसभा के सदस्यों को कभी भी कोई व्यक्ति कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वो जो हैं वे इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, उनमें हम डायरेक्ट वोट नहीं करते, वे जनता से वोट नहीं मांगते, वे जनता के प्रतिनिधियों से वोट मांगते हैं जिनको हमने चुनकर भेजा है। ओके। इसके बारे में बात करेंगे विधान परिषद के बारे में कि कौन कौन यहाँ पर वोट करते हैं। विधानसभा में तो सभी जनता वोट करती है, 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति, लेकिन विधान परिषद में ऐसा नहीं है। उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा, विधान परिषद का अलग से चैप्टर कराऊँगा, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका, यानी कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि इसके। और इसके बाद बात आती है कि एक जो मंत्री होता है वो एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा। एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा? मान के चलो कि कोई मंत्री है, शिक्षा मंत्री को ही ले लो या कोई आपका रेल मंत्री ले लो, और कोई दुर्घटना हो जाती है। आप शिक्षा मंत्री को ले लो या कोई भी मंत्री ले लियो, एक मंत्री को लिया हमने और उसके विभाग संबंधी कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसी बात आ जाती है, ठीक है, या कोई दुर्घटना हो जाती है, घटना घट जाती है ऐसी ही, मान के चलो कि कोई रेल वगैरह पलट जाती है या कोई और घटना हो जाती है, तो उसका जवाब कौन देगा? रेल मंत्री। और यदि रेल मंत्री उसका जवाब ना दे पाए तो उसके बाद कौन देगा? यदि रेल मंत्री उसका जवाब ना दे पाए, जो घटना उसके मंत्रालय में हुई है, तो उसका जवाब कौन देगा? जिम्मेदार कौन होगा? देखिए उसका जो जिम्मेदार होगा, क्योंकि इन सब का जिम्मेदार जो पूरी मंत्रिपरिषद है, इसका प्रमुख कौन है? राज्य मंत्रिपरिषद जो है, तो इसी के अंतर्गत एक मंत्री भी आएगा आपका। सभी मंत्री जो है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद का हेड जो है, प्रमुख जो है, वास्तविक मुख्यमंत्री है। तो एक मंत्री अपने मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा। एक मंत्री मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा। अर्थात यदि उस मंत्री पर जवाब नहीं दिया जाता और उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है, तो उसका जवाब फिर मुख्यमंत्री को देना होगा। मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। आपने देखा होगा
बहुत बार कोई घटना हो जाती है किसी भी मंत्रालय में और विपक्ष बार बार मांग करता है कि मुख्यमंत्री को पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को पद से हटा देना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ की मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ही सरकार का प्रमुख होता है, पूरी मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इसलिए मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि वह विपक्ष को संतुष्ट करे और उनका जवाब दे, सही प्रकार से उनका जवाब दे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? इसके बाद मंत्रिपरिषद के मूल प्रकार से कार्य क्या हैं? मंत्रिपरिषद जो है आपकी, ये राज्य मंत्रिपरिषद, इसके कार्य क्या होते हैं? देखो, जिस प्रकार से केंद्र में मंत्रिपरिषद के कार्य होते हैं उसी प्रकार के इनके भी कार्य होते हैं। क्या? जैसे कि विधायिका का निर्माण करना, यानी कि विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। नंबर 2, योजनाएं तैयार करना, योजना तैयार करना व लागू करना। जिस प्रकार से केंद्र में केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं, जो मंत्रिपरिषद होती है, वह कार्य करती है, तो उसी प्रकार के यानी कि कानून बनाना, राज्य को चलाना और जगह राज्य का जो विकासात्मक जितने भी कार्य होते हैं, राज्य विकासात्मक कार्य करना और राज्य को चलाना, राज्य को चलाना आदि सभी उसी प्रकार के कार्य जो हैं मंत्रिपरिषद के होते हैं। यानी कि मंत्रिपरिषद के ये सभी कार्य होते हैं। देखिए, इसमें मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आपके मुख्यमंत्री भी आते हैं, क्योंकि कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं, कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो मंत्री के पास भी, मुख्यमंत्री के पास भी होते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री भी आपके मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन ये इसके वास्तविक हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं किसके? मंत्रिपरिषद के। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो बताएं। मैंने आपको बताया कि आपका अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल ही उनसे त्यागपत्र लेते हैं। मुख्यमंत्री किसको घोषित किया जाता है, किसको बनाया जाता है? राज्य के अंतर्गत जो विधानसभा होती है उसमें जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। ओके, और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जिस प्रकार से केंद्र की मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 3 विभाग आते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, उसी प्रकार के मंत्री राज्य सरकार के अंतर्गत भी, राज्य मंत्रिपरिषद के अंतर्गत भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ओके, उनके कार्य क्या हैं? देखिए, जो आपकी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के कार्य विधि का निर्माण करना, ठीक है, योजनाएं तैयार करना, उन्हें लागू करना, राज्य के अंतर्गत जो विकास कार्य होते हैं उन सब का निर्माण करना या उन्हें लागू करना, उस प्रकार के कार्य करना, और राज्य को चलाने का कार्य भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। ओके, तो ये थे आपका छोटा सा चैप्टर था, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं है। ज़्यादातर इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं अनुच्छेद 163, 164 और 167। इन तीनों को याद रखें, जिनके बारे में मैंने डिटेल से बताया है। ज़्यादातर कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि इस आर्टिकल्स में क्या है, 167 में क्या है, या 164 में क्या है, या 163 में किसका वर्णन किया गया है। ओके, या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। ओके, या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि विधान परिषद के। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। लोकसभा में भी उसी प्रकार से है। लोकसभा की जो आपकी मंत्रिपरिषद है, केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के। ओके, तो ये आज का चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो अपना क्वेश्चन कर सकता है, बता सकता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है, नमस्कार।